अस्सलाम वालेकुम जी। क्वीन मेरी मैरी लॉ कॉलेज जोर टाउन लाहौर के प्लेटफॉर्म से अरशद अली तबस्सुम एक्स जुडिशल ऑफिसर आपकी खिदमत में हाजिर है। इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने स्टार्ट किया है लॉ गैट की प्रेपरेशन का एक सिलसिला। उससे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम जिस तरह मैंने बताया अरशद अली तबस्सुम एक्स जुडिशल ऑफिसर हूँ। मैं एक्स पीसीएस एग्जेक्टिव क्वालिफाइड हूँ और उसके अलावा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एग्जाम जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसका मैं पोजीशन होल्डर हूँ और इस वक्त मैं यहाँ पे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और लॉन्ग विद मेरी प्रैक्टिस है लीगल फील्ड के अंदर मोर देन 21 ईयर्स। लॉ गेट की तैयारी के सिलसिले में पहली चीज़ें हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि लॉ गेट के 100 नंबर का एक पेपर है जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूँ। इसके अंदर मार्क्स की डिवीजन हुई हुई है। इसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा जो 20 नंबर का है। उसके अंदर जूरिस्प्रूडेंस है जो 10 नंबर की है। उसके अंदर सीपीसी जिसे सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं ये 20 नंबर का है। इसके अंदर पीपीसी है जो 10 नंबर की है। सीआरपीसी 10 नंबर की है। क्यूएसओ कानूनी शहादत जिसे हम लॉ ऑफ एविडेंस कहते हैं ये 20 नंबर का है और प्रोफेशनल एथिक्स इसके अंदर 10 नंबर की है। आज हम स्टार्ट लेते हैं इसके अंदर जो क्रिमिनल लॉ का पोर्शन है जिसके अंदर पीपीसी सीआरपीसी और क्यूएसओ है। हम स्टार्ट करते हैं पीपीसी से। जब हम पीपीसी की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि ये आपका क्रिमिनल लॉ के अंदर सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है आपने पता है, आप एलएलबी आपने पास किया है जिसके अंदर किसी चीज को डिफाइन किया जाता है, डिफाइन किया जाएगा। और पीपीसी के अंदर जब आप पीपीसी तैयार करें तो चार चीजें आपने याद रखनी है। नंबर वन कि पीपीसी के अंदर जो बात आपसे पूछी गई है उसका रेलेवेंट प्रोविजन कौन सी है। क्योंकि हम पाकिस्तानी लॉ के हवाले से बात कर रहे हैं या हम एलएलबी एक्सटर्नल की नहीं या दूसरे की नहीं, तो यहाँ पे चूंकि ये कोडिफाइड लॉ है तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है पीपीसी तैयार करते हुए कि इसकी जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो कौन सी है। एक नंबर दो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके इंग्रेडिएंट क्या है। फर्ज करें मैं आपको कत्ल अहमद पढ़ाता हूँ तो कत्ल अहमद के इंग्रेडिएंट्स क्या है आपको पता हो कि ये 3+1 यानी 3 और जमा 1 जो 300 सेक्शन में और 301 में आएगा, ये चार इसके कत्ल अहमद के इंग्रेडिएंट है। नंबर दो। नंबर तीन, आपको ये पता होगा कि इसकी पनिशमेंट क्या है। और नंबर चार, इसकी इलस्ट्रेशन, इसको डिफाइन करने के लिए। तो जब आप पीपीसी को पढ़ेंगे तो याद रखिए कि पीपीसी आपके ज़हनों के अंदर ये हर सूरत में होना चाहिए कि इसको तैयार करते हुए चार चीजें आपने रखनी है ज़हन में। ये ना सिर्फ लॉ गैट को तैयार करने के हवाले से बल्कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के हवाले से। तो तारुफ में जिस तरह शायद मैं नहीं बता सका था चूंकि हम साथ ही क्वीन मैरी लॉ के तावन से भी और मेरी अलग से भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी भी करवाते हैं। और वो पीसीएस जुडिशियल हो वो तो पहले होता था या पीएमएस हो या जुडिशरी की जितने भी एग्जाम है, तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ये पीपीसी तैयार करते हुए पहला सबक ये चीजें याद रखनी है। दूसरी बात कि पीपीसी जब आप तैयार करते हैं तो हर सब्जेक्ट की एक बैकबोन होती है कि वो आपको एक की प्रोविजन होती है कि जिसको आपने इस्तेमाल करके उस सब्जेक्ट का ताला खोलना है। पीपीसी का जो की आप प्रोविजन कह लें वो है 44। अब 44 क्या कहती है, ये आपको बताती है कि ये है इंजरी। इंजरी क्या है, इन्होंने कहा कोई भी हार्म व्हाटसोएवर जो आपकी बॉडी पे लगे, आपकी प्रॉपर्टी पे लगे, आपके माइंड पे लगे और आपके रेपुटेशन पे लगे। तो ये आपकी जो पीपीसी है बेसिकली चार हिस्सों में आप डिवाइड है। आपका पहला हिस्सा जिसको आप कह सकते हैं कि ये ऑफेंसेस अगेंस्ट माइंड है, यानी आपके 299 से पहले के। दूसरा हिस्सा जिस तरह मैंने आपको बताया ये जो आपको प्रोविजन 44 सेक्शन बता रहा है इंजरी, आपके जो ऑफेंसेस है वो अगेंस्ट बॉडी है यानी 299 से, उसके अंदर आपके कत्ल के हैं, आपके हर्ट के हैं वगैरह वगैरह, ये आपके जाएगा 387 तक। उसके बाद अगला हिस्सा आ जाएगा ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो 378 से, जहां पे थेफ्ट डिफाइन की गई है। उस चैप्टर के अंदर आपको थेफ्ट मिलेगी, उसके अंदर रॉबरी मिलेगी, डकैती मिलेगी, आपको क्रिमिनल उसके मिलेंगे, दूसरे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मिलेगा वगैरह वगैरह। ठीक है। और आखिरी चौथा हिस्सा इसका है
जो ऑफेंसेस अगेंस्ट रेपुटेशन है, जो 499 में है, जो आपको डेफिनेशन है वो मिलेगा। ये तो हो गया, आपको पीपीसी तैयार किया है आपने फॉर द पर्पस ऑफ अच्छी प्रैक्टिस के लिए, अच्छे टीचर होने की हैसियत से, आपको कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी के हवाले से। लेकिन अब हम उसको मजीद फोकस करते हैं, अपने सब्जेक्ट की तरफ में आता हूँ, लॉ गैट की तैयारी के लिए। तो इसके अंदर लिमिटेड सेक्शंस हैं जो इन्होंने दिए हुए हैं, कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं जो लॉ गैट की प्रेपरेशन के अंदर आएंगे। अब वो पहले चैप्टर का मैं थोड़ा सा हवाला दे देता हूँ, फिर उन चैप्टर्स को हम वन बाय वन पकड़ते हैं। इन्होंने कहा चैप्टर 2 है जिसके अंदर जनरल एक्सप्लेनेशंस और डेफिनेशंस है। चैप्टर 4 है जनरल एक्सेप्शंस का। 16 है ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जो मैं बात कर रहा था, जो 299 से ऑनवर्ड, यानी सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर पार्ट पीपीसी का वो इसके अंदर है, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी कहलाते हैं। फिर है इसी के अंदर ही है वैसे चैप्टर 16 है राउंडफुल रिस्ट्रेंट एंड राउंडफुल कन्फाइनमेंट, ये हिस्सा भी ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी का ही हिस्सा है। अगला चैप्टर 17 उन्होंने बताया, उन्होंने कहा ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो इन्होंने जो पीपीसी के अंदर मेन जो ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी है वो सारा कंप्लीट रखा, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो पूरा है वो कंप्लीट रखा, एंड पे एक चैप्टर है डेफिनेशन वाला वो उन्होंने छोड़ा, और जो पहला हिस्सा है आपका जो 299 से पहले है, जिसको हम, मैंने आपको हिंट दिया कि ऑफेंसेस जिसके अंदर आपके माइंड के रिलेटेड ऑफेंसेस है, मसलन आपकी अबैटमेंट है, आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, कॉमन इंटेंशन है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर उन्होंने कुछ चैप्टर्स ले लिए और बाकी को छोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि जो मैंने आपको एक की दी थी सेक्शन 44, उसके मुताबिक अगर आप लॉ एक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी आपको पूरा करना पड़ेगा, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको पूरा करना पड़ेगा। अब एक चैप्टर रह जाता है आखिरी चौथा, जो 499 और 500 और 501 के अंदर ऑफेंसेस अगेंस्ट रेपुटेशन है, और उससे पहले 299 से पहले जिसके अंदर सिर्फ जो दो चैप्टर है। अब आते हैं उस पहले हिस्से की तरफ, जाके हम सीक्वेंस से चले, क्योंकि आपने फ्रेश लॉ किया है। अगर मैं कॉम्पिटिटिव के अगर बच्चों को पढ़ाता तो मैं ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी जो है वहां से स्टार्ट करता, क्योंकि उसके अंदर इनके कॉन्सेप्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस पे एटलीस्ट होती है तो वो बने होते हैं। तो लेकर हम यहाँ पहले आते हैं। अब यहाँ चैप्टर उन्होंने 2 का है, जनरल एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन से स्टार्ट किया है। इससे पहले एक चैप्टर 1 है। अब उस चैप्टर 1 के अंदर सिर्फ 3 से 4 सेक्शन है। अब इन्होंने यहाँ इस लॉ एक्ट के अंदर तो छोड़ा हुआ है, लेकिन जो लास्ट और उससे जो प्रीवियस पेपर आया था लॉ एक्ट का, उसके अंदर उन्होंने सवाल उसके अंदर से पूछे हुए थे, जिसके लिए स्टूडेंट्स ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये जो 2 सेक्शन जो है उससे ले लिया गया है, ये 4 से ले लिया गया है, उसके हमें मार्क्स दें। उन्होंने कहा जी एचईसी ने हम आपको मार्क्स देंगे, वो मार्क्स ना मिलने थे, और वो उनका प्रोटेस्ट उसके अंदर शामिल रहा। तो लिहाजा हम सिर्फ उससे पहले जो ये 2 जो लास्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन चुके इससे आए हैं, लिहाजा हम वहां से स्टार्ट करते हैं। और ये आपकी जो बेसिक स्टडीज है उनके लिए भी बहुत जरूरी है। ये है आपके सेक्शन 2, 4, 3 और 5। 2, 4, 3 और 5, इसके अंदर ये छोटा सा एक टॉपिक है, इसको कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पीपीसी कह लें। ये मैंने 2, 4, 3, 5 क्यों कहा, इसलिए कि 2 के अंदर इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पीपीसी। कि पीपीसी जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पाकिस्तान पीनल कोड, इसकी मार कहां तक है, कहां तक इसने चलना है, कहां तक किन लोगों के ऊपर इसने अप्लाई होना है। तो इसके अंदर 3 से 4 सिर्फ चीजें याद रखने वाली है। इसके अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो इसके अंदर उन्होंने कहा जो भी शख्स, कोई भी शख्स है, whoever, अब इसका पढ़े तो उन्होंने कहा यानी एवरी पर्सन, यानी पहला इंग्रेडिएंट, every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary for the provision thereof which he shall be guilty within Pakistan। 4 चीजें उन्होंने दी, every person, या कोई एग्जेम्पशन नहीं है। मैं बाहर का बड़ा लॉर्ड हूँ, मैं बड़ा वहां का मालदार बंदा हूँ, मैं पाकिस्तान में आ गया, उन्होंने कहा यहाँ कोई से एक्सेप्शंस नहीं मिलेगी। कोई भी शख्स और आया है पाकिस्तान के अंदर, विद इन द पाकिस्तान आए, यहाँ कोई वो एक्ट और ओमिशन कंट्रैरी टू लॉ करे, ये एक्ट और ओमिशन कंट्रैरी टू लॉ, इसकी जो डेफिनेशन है ऑफेंस की उसके अंदर शामिल है। यानी यहाँ बेसिकली वो आया और उसने कोई यहाँ ऑफेंस किया जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर ऑफेंस है।
तो क्या होगा, उन्होंने कहा ही शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट, उसे पनिशमेंट मिलनी है, ये नहीं है उसे छोड़ दिया जाएगा। अच्छा पनिशमेंट मिलेगी, अब अगली चीज ये आ जाती है कि उसे पनिशमेंट कैसे मिलेगी। अब हम जी ट्राइबल एरिया के, हमारे यहाँ तो जी उसको 11 रुपए पहुंचाते हैं, यहाँ पे अगर किसी ने चोरी की वो कहते हैं जी हमारा तो पंजाबी कल्चर से है, हम तो गधे में बिठाएंगे उसको, उसको मुंह काला करेंगे इस चोर को। उन्होंने कहा नहीं, उसे पनिशमेंट भी मिलेगी और अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन मिलेगी, यानी पीपीसी मिलेगी। तो बेसिकली ये टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है पीपीसी की। उन्होंने ये बताया, चार चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है। कोई भी शख्स हो, एवरी पर्सन, बाहर का अंदर का जैसा भी, पाकिस्तान में आके एक्ट करता है जो कंट्रेरी टू लॉ है, यानी ऑफेंस करता है पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर, चारों सूबों हैं जो हमारी बाउंड्री है उसके अंदर। फिर कहा तीसरे नंबर पे उसे अपनी सजा देनी है, और सजा को एक्सप्लेन आगे किया, वो सजा भी आपकी मर्जी की नहीं होगी, वो होगी सजा एसपीपीसी की प्रोविजन के तहत। चोरी की 379 वाली तो हम उसको सजा 3 साल देंगे, अब 380 वाली की है तो 7 साल देंगे। बंदा मारा है तो 302 के तहत जो सजा बनती है, अटेम्प्ट टू मर्डर किया है तो इसके तहत देंगे। हमारे यहाँ कोई और सजा नहीं चलेगी। इसे कहते हैं पीपीसी का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब इसके साथ उलट है, 202 के बाद 4 आ गया। उन्होंने कहा अच्छा अगर ये है तो हो सकता है दो बंदे ऐसे हमारे पाकिस्तान का सिटीजन हो, या आप सब पाकिस्तान के सिटीजन है, या दूसरा शख्स हो सिटीजन तो नहीं है लेकिन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सर्विस में, जिस तरह पाकिस्तान की एम्बेसी है यूके में, यूएई में, सारी जगहों पे, वहां पे हमने हायर किए हुए वहां के लोग जो पाकिस्तान की सिटीजन तो नहीं है, सर्विस में। अब उन्होंने यहाँ ऐड किया, उन्होंने कहा कि the provision of this code shall also apply to offences committed by any citizen of Pakistan, एक पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, दो जो मैंने कहा जिस तरह सिटीजन तो नहीं है सर्विस में है, और एनी पर्सन तीसरा जो कि ऑफेंस कर रहा है किसी शिप एयरक्राफ्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंदर, मतलब पाकिस्तान का सिटीजन है, बर्तानिया में जाके जुर्म करेगा, उन्होंने कहा सेक्शन 4 उसके ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि पाकिस्तान का सिटीजन है जहां भी जुर्म करे। एक नंबर 2, पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है, पाकिस्तान की सर्विस में है, वो जाके कहीं से जुर्म करता है, वो भी पाकिस्तान के कानून के तहत लायबल है। या आप लोग आप पीआईए में सफर कर रहे हैं, पीआईए का तैयारा चाहे अंटार्कटिका में खड़ा हुआ है, वहां आप गुस्से में आ गए, आपने चाकू मार दिया किसी को, तो आप कहें जी मैंने तो वहां, चूंकि ये जो शिप एंड आपके जो एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, ये फ्लोटिंग स्टेट्स कहलाती है डिफरेंट ममालिक की, जिनके अंदर ये रजिस्टर्ड हुए होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है इसका, कि ये तीन लोग जहां कहीं भी जाएंगे, वो जहां भी जुर्म होगा उसको ट्राई पाकिस्तान में किया जाएगा। उसका प्रोसीजर आप पढ़ेंगे 188 में, किस तरह होना है, इजाजत किसकी लेनी है, वो अलग मैटर है। तो इसका मतलब है कि उसे पाकिस्तान में ट्राई किया जाएगा, उसको सजा मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, यानी पीपीसी के तहत। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पीपीसी। अब यहाँ एक है हमारा बंदा बड़ा चालाक है, वो सेक्शन 2 के अंदर भी हाथ नहीं आ रहा, वो कहता है जी मैं पाकिस्तान में आया ही नहीं। 2 के तहत तो जुर्म करने के लिए पाकिस्तान में होना जरूरी है, और 4 के तहत सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना जरूरी है। फर्ज करें इल्ताफ हुसैन साहब है हमारे, या कोई और लीडर है, उन्होंने पाकिस्तान की सिटीजन छोड़ दी है और उनके पास यूके की सिटीजन है, सिटीजनशिप है, वो कहते हैं जी मैं पाकिस्तान का सिटीजन नहीं हूं, ना मैं पाकिस्तान आया हूं, पाकिस्तान आया नहीं, सेक्शन 2 अप्लाई नहीं हुआ, सेक्शन 4 अप्लाई इसलिए नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान का सिटीजन भी नहीं है, पाकिस्तान की सर्विस में भी नहीं है, उसने जुर्म उस एयरक्राफ्ट और शिप में भी नहीं किया जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। वो वहां से कॉल करता है पाकिस्तान में आग लगा दो, आग लग जाती, ठीक है। या पाकिस्तान में कोई एडम नाम का या जोसेफ नाम का बंदा बाहर से आया, यहाँ बैठा है, उसने एक फोन किया, उन्होंने कहा बर्तानिया में फला बंदे को मार दो, हम गए उसके पास, हमने कहा हम आपको पकड़ते हैं, उन्होंने कहा 2 के तहत पाकिस्तान में मैं हूं तो सही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो मैंने कोई जुर्म नहीं किया। 4 के तहत आप मुझे पकड़ना चाहते हैं, भी 4 के लिए तो आपका सिटीजन होना जरूरी है, मैं आपका सिटीजन भी नहीं, आपकी सर्विस में भी नहीं, आपके जो है वो एयरक्राफ्ट और शिप पे बैठ के बाहर जुर्म भी मैं नहीं कर रहा। तो इस चीज ऐसी सूरत हाल में वो 2 से भी बच जाता, वो 4 से भी बच जाता।
तो तीन एक ऐसा सेक्शन आया जिसका करेक्ट मैं आपको बता देता हूं, ये लास्ट लॉ गेट के अंदर आया था। उसके अंदर दो चीजें यहां बयान की। उन्होंने कहा कोई शख्स बाहर बैठकर अगर पाकिस्तान में जुर्म करता है या करवाता है वो सेक्शन 3 के तहत लायबल। एक दूसरा, या कोई शख्स पाकिस्तान में बैठ के बाहर जुर्म करता है या करवाता है वो सेक्शन 3 के तहत लायबल। तो वो जो दरमियान वाली एक सिचुएशन थी, सेक्शन 4 से भी बच जाया, सेक्शन 2 से भी बच गया, वो सेक्शन 3 ने पकड़ लिया। तो लिहाजा ये आपकी जो दरमियान वाली है इसको भी आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ही कहते हैं, लेकिन ये उससे 4 से थोड़ी सी अलग है, दरमियानी है, इसलिए मैंने इसको बाद में बोला। अब इसका आखिरी एक सेक्शन है 5, हम सुबह से बोल रहे हैं। सेक्शन 2 में जो काम करेगा पीपीसी के तहत उसको सजा मिलेगी पीपीसी के तहत। सेक्शन 4 में भी कहा उसको सजा मिलेगी पीपीसी के तहत। 3 में भी कहा उसको सजा मिलेगी पीपीसी के तहत। सेक्शन 5 आया, उसने कहा नहीं रुक जाओ ठहरो, कुछ एक्सेप्शन है 3, हर जगह पीपीसी अप्लाई नहीं होगी। वहां है 3 जगह जहां पीपीसी नहीं अप्लाई हो सकती, जहां आर्मी एक्ट इस्तेमाल होगा, आर्मी के लॉ होंगे मार्शल लॉ के तहत, लिहाजा वहां उसको पकड़ा जाएगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा आर्मी एक्ट के तहत, जहां आर्मी एक्ट की प्रोविजन लागू है। एक नंबर 2, अगर कोई स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ क्या है, आपका पीका है, आपका एंटी टेररिज्म है, आपका नैब है, ठीक है, आपका जुवेनाइल जस्टिस है, तो स्पेशल एक्ट की प्रोविजन जहां लगनी है वहां स्पेशल एक्ट लगेगा, वहां पीपीसी नहीं लगेगी। तीसरा उन्होंने कहा लोकल लॉ, कोई लोकल लॉ है जो हम एक खास टेरिटरी के लिए बना देते हैं। लोकल लॉ क्या होता है, वो लॉ जो एप्लीकेबल है खास पर्टिकुलर टेरिटरी के ऊपर, वो कहते हैं ये लॉ है, जिस तरह ये हमारे लॉ है, ये लाहौर का जो आपका जो बोर्ड है जिसे एलडीए कहते हैं, इसका लॉ लाहौर की टेरिटरी के ऊपर अप्लाई होता है, कसूर साहिवाल के ऊपर नहीं होता। इसी तरह कोई ऐसे लॉ है जो लोकल लॉ है उसका अतलाक एक खास पर्टिकुलर एरिया के ऊपर होता है, तो वो लोकल लॉ जो है ये इसकी एक्सेप्शन है। तो 5 के अंदर उसकी एक्सेप्शंस है कि जो हम रट लगाए हुए हैं कि बेसिक लॉ हमारा पीपीसी है, उसको हमने प्रोसिक्यूट पीपीसी के तहत करना है, उसको हमने एफआईआर पीपीसी के तहत करनी है, उसकी एक्सेप्शन यहाँ है 3। नंबर 1 आर्मी के लॉ लगेंगे, आर्मी के ये तीनों ही आर्मी के एयरफोर्स हो, आर्म फोर्सेस के जितने भी है, एयरफोर्स हो, आर्मी एक्ट हो, नेवल हो, जितने भी है। नंबर 2 स्पेशल लॉ, तीसरा लोकल। तो ये आपका एक टॉपिक है जिसके अंदर से पिछले 2 सालों से सवाल आ रहे थे, तो जो इन्होंने चैप्टर के अंदर लिखा तो नहीं, मैंने कहा कि ये इब्तिदा में आप हमें चाहिए कि इसको डिस्कस कर लें। इसको कहते हैं टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ पीपीसी एंड इट्स एक्सेप्शन, ये एक पूरा टॉपिक है। गॉट इट? अब अगला है इसका जो यहाँ इसको दिया गया है, वो है आपका जनरल एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशंस। आपकी डेफिनेशंस जो है वो बेसिक या वैसे तो 6 से है, लेकिन जो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहां से स्टार्ट करते हैं। पहली 11 के ऊपर है, वो है पर्सन की। अब यहाँ उन्होंने कहा द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स, यहाँ एक बेसिक इंटरप्रिटेशन का एक रूल समझ लें। जहां जब आप स्टैट्यूट पढ़ेंगे 2 वर्ड आपको मिलेंगे, एक होगा डिनोट्स, मीन्स, इंक्लूड्स, 2 पहले आप देखें। जहां लिखा होगा कि इसका मतलब इट मीन्स, तो इसका मतलब स्ट्रिक्ट होगा कि जो हमने इस जहां लिख दिया है ये वही होगा, उसके अलावा इसका मतलब कोई नहीं है। लेकिन जहां इसका वर्ड होगा इंक्लूड्स, तो इसका मतलब है कि जो हम बात कर रहे हैं ये पर्सन, आगे उन्होंने कहा इंक्लूड्स, तो इसका मतलब है कि जो हम पर्सन इंक्लूड कर रहे हैं, जो पर्सन का ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग है वो तो है ही, उसके अलावा हम आगे जो बयान कर रहे हैं वो इंक्लूड होगा। वो मसलन उनका पर्सन इंक्लूड यानी कंपनी, आगे एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन, उसे एबीसी याद रख ले। ए मीन एसोसिएशन, बी मीन बॉडी ऑफ पर्सन, सी मीन कंपनी। तो इन्होंने क्या वर्ड बोला, द पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, एसोसिएशन एंड बॉडी ऑफ पर्सन। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन बीइंग तो जिक्र ही नहीं। आप कह रहे हैं जी पीपीसी हम कर रहे हैं, पीपीसी सारी घूम रही है इंसान के गिर्द, और ये डेफिनेशन पर्सन के अंदर इसका उन्होंने ह्यूमन बीइंग का नाम ही नहीं लिया। तो वो अंडरस्टूड इसलिए है कि यहाँ उन्होंने लिखा है कि वर्ड पर्सन इंक्लूड्स, कि इंक्लूड हमने करना है जो पर्सन का ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग है, उसके अंदर हमने ये 3 चीजें इंक्लूड करनी है। आप डिक्शनरी निकालेंगे
पर्सन को देखेंगे वहां लिखा होगा इंसान, तो वो है ही। उसके अलावा अब आप 3 और इंक्लूड करके ये आपका पर्सन बन गया। आप समझ गए? अब अगली है, उन्होंने कहा पब्लिक। आप कहते हैं ये जो पब्लिक न्यूसेंस जिस तरह आपने कल पढ़ा था जी, इस काम के अंदर पब्लिक बड़ी परेशान है जी, पब्लिक के अगेंस्ट ये ऑफेंस हो गया जी। तो भाई पब्लिक पाकिस्तान की तो पूरा पाकिस्तान है, अगर हम आम समझे पब्लिक, तो यहाँ उन्होंने फिर इसको उन्होंने बताया, उन्होंने कहा वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स, उन्होंने कहा वर्ड फिर आया, उन्होंने कहा इंक्लूड्स, यानी जो पाकिस्तान पूरा है, एक ऐसा मामला है जिसके अंदर पूरा महंगाई हुई है, या उन्होंने बिलों के बिजली के बिल जो है वो कर दी है बहुत ज्यादा, तो यहाँ तो पूरी पब्लिक एट लार्ज पूरा पाकिस्तान इफेक्ट हुआ है, वो तो पब्लिक है ही, उसके अंदर वर्ड इसलिए इंक्लूड एनी क्लास ऑफ पब्लिक। अब क्लास ऑफ पब्लिक उन्होंने कहा अगर वो कहीं इफेक्ट हुई है, वो आई है, तो हम कहेंगे ये भी पब्लिक है। क्लास ऑफ पब्लिक क्या है? लॉयर्स एक क्लास है, ठीक है, डॉक्टर्स है, ये क्लास है। तो अब कोई ऐसा काम हो जाए जिससे पूरी लाहौर के सिर्फ लॉयर है वही इफेक्ट हो रहे हैं, डॉक्टर्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो हम कहेंगे पब्लिक इफेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि पब्लिक के अंदर उन्होंने क्लास ऑफ पब्लिक को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने कहा एंड कम्युनिटी, और कम्युनिटी भी कर दिया। अब क्रिश्चियन कम्युनिटी, अब क्रिश्चियन कम्युनिटी लाहौर में तो एक यूहन्नाबाद है, अब ऐसा कोई काम हो जिससे वो कहते हैं जी आज के बाद हमने 25 दिसंबर की छुट्टी खत्म कर देनी है, वो कहते हैं जी हम तो इफेक्ट हो गए, वो कहते हैं लॉ लिखा हुआ है कि पब्लिक किसी से इफेक्ट हो, हम कहते हैं जी पब्लिक इफेक्ट, ये कौन सी पब्लिक है? पब्लिक तो 22 करोड़ आवाम है, इसके अंदर ये 10-20 लाख होंगे मैक्सिमम, तो ये तो नहीं है। तो यहाँ उन्होंने कहा ये देखें, उसके अंदर उन्होंने कहा है यानी कम्युनिटी, तो पब्लिक जो है वर्ड, उसके अंदर इन्होंने इंक्लूड्स किए क्या? क्लास ऑफ पब्लिक एंड कम्युनिटी ऑफ पब्लिक। तो ये अब आपको आएगा कि पब्लिक के ऑप्शंस आई हुई है कि पब्लिक के वर्ड के अंदर क्या है, उन्होंने कहा होल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा एक क्लास एनी क्लास, फिर कम्युनिटी, फिर कहा कम्युनिटी एंड क्लास, तो फिर एंड वाला होगा कि कम्युनिटी क्लास ये उसके अंदर इंक्लूड है। ज्यादा उस वक्त आप ज़हन खुला रखें कि इसके अंदर ये तीनों चीजें आपके ज़हन में होंगी, तो करेक्ट आंसर को आप रिस्पॉन्ड करेंगे। आगे सर्वेंट ऑफ द स्टेट, ये बड़ा वर्ड आएगा, सर्वेंट ऑफ द स्टेट, और आगे इसको आप कंपेयर करेंगे पब्लिक सर्वेंट के अंदर। याद रखें जब स्टेट का वर्ड आपके ज़हन में आए तो उसको दो एंगल से आपने ज़हन में रखना है कि ये स्टेट का वर्ड किसी एक्ट में इस्तेमाल हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी वाइड है, उसके अंदर 5 चीजें हैं, लेकिन किसी स्टेट के अलावा यानी अगर जो दूसरे लेजिस्लेचर है, कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम लेजिस्लेचर, और ये उसके मातहत जो लेजिस्लेचर है चाहे सिविल में हो या क्रिमिनल में हो, स्टेट का वर्ड आप एक चीज याद रखें, फेडरल गवर्नमेंट, ये पीपीसी में भी होगी, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन आर्टिकल 7 में भी है। अब फेडरल गवर्नमेंट की जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी उसे क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। तो अगर आप इसको स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट की डेफिनेशन करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट भी है और उसका लॉ मेकिंग अदारा यानी पार्लियामेंट भी शामिल है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी शामिल है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग अदारा यानी प्रोविंशियल असेंबली भी शामिल है, और तीसरे नंबर पे कोई ऐसी बॉडी जिसको अथॉरिटी है सेस या टैक्स इंपोज करने की, वो भी शामिल है। तो आर्टिकल 7 में तो उन्होंने ये 3 चीजें डाल दी, 5 चीजें डाल दी, लेकिन पीपीसी के अंदर उनमें से उन्होंने 2 चीजें निकाल दी। यहां उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा फेडरल गवर्नमेंट 1, प्रोविंशियल गवर्नमेंट 2, और ये इन्होंने रखी, उन्होंने कहा ये स्टेट की डेफिनेशन में ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये 2 रखी पीपीसी के अंदर। उधर कितनी थी? 5। क्या आपने ज़हन में रखना है? फेडरल गवर्नमेंट को लेना है, फेडरल गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग इदारा यानी पार्लियामेंट लेनी है, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेनी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग का इदारा प्रोविंशियल असेंबली लेनी है, और फिर लोकल बॉडी रखनी है, जो लोकल बॉडी आपका एलडीए है, आपकी जो मेयर है, आपकी जो तहसील काउंसिल है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है,
वो चूंकि अथॉरिटी है कि वो सेस या टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। तो वो 5 चीजें हैं स्टेट की डेफिनेशन में। आमतौर पे आजकल ये इशू चल रहा है, आर्मी कहती है हम एक स्टेट, हम एक जो है वो स्टेट है, स्टेट का इदारा है। वो कहते हैं आप कहाँ से इदारा हो गए। ये एक बड़ा वैलिड आर्गुमेंट है। स्टेट के इदारे, स्टेट जो है वो तो स्टेट वहां पे लिखी हुई है आर्टिकल 7 में, वो 5 चीजें हैं। आप ऐसे धक्के के आप एक ऑर्गन के झेली इदारे हैं, वो ठीक है, लेकिन मैं वो एक ऐसी बात है। अब आप आ जाएंगे स्टेट बीपीसी में, क्या मैंने बताई 2 चीजें, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये तो होगी स्टेट। वो कहते हैं सर्वेंट ऑफ स्टेट। अब जब सर्वेंट का वर्ड आता है ना किसी भी स्टेट के रेफरेंस में, तो वो 2 लोग होते हैं, एक होते हैं ऑफिसर्स, एक होते हैं लोअर कैटेगरी के, जिसे हम सर्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो सर्वेंट जो है स्टेट के, ये दोनों है, चाहे वो ऑफिसर्स रैंक के हो चाहे सर्वेंट्स रैंक के हो, इन दोनों को सर्वेंट कहते हैं स्टेट के। तो अब क्या हो गया कि अगर आपसे पूछा जाए सर्वेंट ऑफ स्टेट क्या है, तो स्टेट के लिए 2 नाम ध्यान में रखने, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और ऑफिसर का मैंने आपको बताया कि यहाँ ऑफिसर का मतलब इनके ऑफिसर भी है, इनके सर्वेंट भी। तो आपने कहा कि जो ऑफिसर या सर्वेंट जो एम्प्लॉयड है या कंटिन्यू कर रहे हैं पहले से, अगर 47 से पहले है, किनके, फेडरल गवर्नमेंट के या प्रोविंशियल। दूसरे लफ्जों में हर सरकारी मुलाजिम सर्वेंट ऑफ स्टेट। एक पियोन है, वो बेचारा फाइलें इधर से उधर करता है, सरकारी, वो सर्वेंट है। वो फेडरल गवर्नमेंट का होगा या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होगा, तो वो भी सर्वेंट ऑफ स्टेट है। एक डीसी है, वो ऑफिसर है, वो भी सर्वेंट ऑफ स्टेट। तो ये याद रखें, ये बड़ा इंटरव्यू में खास तौर पे ये बड़ा पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, सर्वेंट ऑफ स्टेट। तो जब आप उसको डाइसेक्ट करेंगे तो आपको समझ आएगी स्टेट सीआरपीसी में इन लोगों को कहा है 2 ही चीजें हैं स्टेट की, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और यहाँ सर्वेंट का मतलब 2 है, सर्वेंट भी और ऑफिसर भी। तो ऑफिसर्स एंड सर्वेंट किसके, जो एम्प्लॉयड है फेडरल गवर्नमेंट के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो आज हम चूंकि इब्तिदा से पीपीसी स्टार्ट की थी, तो इसके अंदर हमने पढ़ा पीपीसी करनी किस तरह है, पीपीसी के जो चैप्टर्स हैं वो किस तरह हम लेके आगे चलेंगे। तो ये चूंकि ये हम यहाँ पे पहुंचे और पहला पार्ट हमने किया जिसके अंदर सेक्शन 2, 4, 3 और 5 था, और अब अभी हमने स्टार्ट की इसकी डेफिनेशन से। अगले लेक्चर के अंदर हम यहाँ सर्वेंट ऑफ स्टेट से आगे जाएंगे और डेफिनेशंस को हम इसी तरह आगे लेके जाएंगे और बीपीसी कंप्लीट करेंगे। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफ़िज़।